हम शुरू करेंगे जनाब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर हम पढ़ें तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई रेट इक्वेशन आते हैं और उनमें जो कोफिशिएंट होते हैं तो उनको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जब हम प्लस कर लें हम क्या कहते हैं कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट the sum of exponent of species in a rate equation is called order of reaction। अगर हमारे पास यहाँ पे A और B एक जनरल रिएक्शन है, इससे हमारे पास A भी बनता है, तो हम इसके लिए अगर रेट इक्वेशन बनाए तो हम कहते हैं कि रेट इज इक्वल टू, ये हमारे पास A कंसंट्रेशन, हमारे पास B कंसंट्रेशन। अगर हम यहाँ पे देखें तो इससे पहले कुछ नहीं है, तो ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, इसकी पावर पे आ जाएंगे और ये इसके एक्सपोनेंट होते हैं। तो अगर एक्सपोनेंट को हम प्लस करें तो ये हमारे पास जो 2 या 1 जो भी जवाब आएगा ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इस बुनियाद पे हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, और फिर इसमें नोट में कुछ पॉइंट अपने साथ लिख लें। नोट पॉइंट में सबसे पहले लिखें कि ऑर्डर कैन भी जो है तो ये हमारे पास जीरो ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, हमारे पास ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकता है, इस तरफ फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर भी और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकता है। इसमें एक हमारे पास है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकता है, इस पे हम बहस करेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है तो वो हमारे पास है कौन सा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आप जानते हैं कि जीरो ऑर्डर कौन से रिएक्शन होते हैं। हम कहते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो है तो डेफिनीशन जनरल कैसे होती है, जनरली इसकी डेफिनेशन कैसे होगी। हम कहते हैं कि द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। ठीक है, जो कंसंट्रेशन वगैरह पे डिपेंड ना करे। द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन, हमने कहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। रेट लॉ में हमने पढ़ा या नहीं, यानी जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। लेकिन जीरो ऑर्डर में ये केस नहीं है। जीरो ऑर्डर में कह रहे हैं कि द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो इनको हम क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, जरा खुद देखें। ये देखें, रेट इज इक्वल टू ये के हो गया, इस तरह ये एक ए स्पीशीज और ऑर्डर इसका मिसाल जीरो है, तो जब भी जीरो है तो रेट जो होगा तो वो बराबर हो जाएगा के, और ये हमारे पास 1 0 यानी ए की पावर 0 हो तो ये 1 के बराबर होता है, तो रेट हमारे पास बराबर हो गया कांस्टेंट के। ठीक है, तो ये भी ईटा के लिए आप याद रखें कि वो कौन सा इक्वेशन, वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसमें रेट जो है तो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट के बराबर होता है। तो जब आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेते हैं तो उसके लिए ये बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी हुई, ये हमारे पास हुई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कुछ बातें और कुछ जो है तो इक्वेशन होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है तो ये हमारे पास कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिए पॉइंट याद रख लें, एमसीक्यूज के लिए पॉइंट याद रख लें कि जो एग्जांपल्स होती हैं तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कौन कौन सी होती हैं, बहुत जरूरी है कि आपको आ जाए। नंबर ए जो है तो नंबर ए कौन सी होगी, एक हमारे पास है फोटोकेमिकल रिएक्शन, एक होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस वगैरह। दूसरे जिसमें लाइट इन्वॉल्व हो। दूसरा जो हमारे पास है तो एंजाइमेटिक कैटालिसिस
रिएक्शन, ठीक है। और जो एंजाइम्स पे हो, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स कैटालिसिस रिएक्शन है वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो है तो डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस, डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस। तो इसमें हमारे पास होता है 2NH3, सही है, और ये हमारे पास N2 और H2 में जब 3H2 में जब टूटती हैं तो इसमें कैटलिस्ट हमारे पास जो है तो यूज होता है। तो ये कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर जो है तो अमोनिया ब्रेक हुआ है, इस पे हाइड्रोजन और ये भी हमारे पास जीरो। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसलिए ये हम कहते हैं कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जब रिएक्टेंट स्पीशीज एक्सेस में हो जाती हैं तो फिर उनका वो कांस्टेंट कंसिडर होती है, तो इसलिए वो ऑर्डर उसके लिए जीरो होता है। अभी आप खुद देखें कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो सनलाइट कितनी ज्यादा होती है, या उसमें स्पीशीज जो है दूसरा रिएक्टेंट है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो भी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए उन पे डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए ये सारे हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है तो वो हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आपको पता है कि लिखेंगे द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज विद चेंज इन कंसंट्रेशन। बिल्कुल ये भी हम बिल्कुल कह सकते हैं कि द रिएक्शन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज, ठीक है। ये भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर जो है तो रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब हम यहाँ पे पढ़ लेंगे तो फिर डेफिनेटली हम कहेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है तो ये हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, तो जनरल जो इसके एग्जाम्पल्स हैं तो कम से कम वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन कौन सी हैं। तो पहले तो ये लिख लें कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो रेडियोएक्टिव जो डिके होती है ना, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री, यहाँ पे लिखें कि न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं तो वो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। इसके अलावा ग्रोथ एंड डिके ऑफ बैक्टीरिया इसकी एग्जांपल है, ग्रोथ एंड डिके ऑफ बैक्टीरिया ये भी फर्स्ट ऑर्डर की एग्जांपल्स हैं कॉमनली। और थर्ड हमारे पास इसकी ये जो एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर जो है तो ये भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। और दूसरा जो है तो इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो है तो वो भी आप सीख लें, और वो बात है कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर जो है तो रिएक्शन का कैसे हमें पता चलेगा कि उसमें मतलब कितना होगा। अभी लेट सपोज अगर हम एमसीक्यूज में फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिख लें कि if we double the concentration of species for first order reaction, ठीक है, तो its रेट बिकम्स, तो इसका रेट बिकम्स क्या होगा, ए डबल बी 4 टाइम, सिंपल क्वेश्चन है आपने प्रैक्टिस की होगी, सी 8 टाइम्स, या डी नॉट इफेक्टेड, सॉरी इसमें आता है नन, सही है। तो जो ए के साथ एग्री है वो हाथ उठाएं, शाबाश, वेरी गुड। वही दरवान हाथ उठाए ना, ये आप क्यों डर रहे हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपको आना चाहिए। ये देखो ना, इसमें ये सही है ना कि जब अगर हम कंसंट्रेशन को डबल करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो उसका रेट जो होगा
तो इस रिएक्शन का क्या होगा, कंसंट्रेशन डबल करने से रेट क्या होगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन को देखें ना, ये तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है। यहाँ पे देखिए मैं क्या कहता हूँ कि रेट इज इक्वल टू के, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये ए है, फर्स्ट ऑर्डर है तो इसकी पावर डेफिनेटली 1 होगी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये देखो आर इज इक्वल टू, अगर मैंने इसको डबल किया 2 किया तो 2 वन ज़र, तो रेट भी जो है कंसंट्रेशन डबल करने 2 वन ज़र 2, तो रेट भी देखें डबल हो रहा है, उससे भी आंसर 2 ही आ रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो उसका रेट जो होगा तो वो भी डबल होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है तो और एग्जाम्पल्स जो ये मैंने बता दिए हैं, तो ये ईटा के लिए आप अपने साथ याद रखें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सेकंड और थर्ड ऑर्डर पे बात करें तो सेकंड और थर्ड ऑर्डर जो है तो वो भी हमारे पास क्या होंगे, वो भी हमारे पास 2 स्पीशीज और 3 स्पीशीज जो होंगे, तो उनके लिए उनको हम सेकंड और थर्ड ऑर्डर जो है तो नाम देते हैं, ठीक है। सेकंड और थर्ड ऑर्डर, लेट सपोज अगर हम यहाँ पे करें सेकंड ऑर्डर करें, सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या आएगी, जो रेट इक्वेशन आएगी तो वो हमारे पास क्या आएगी, के, यहाँ पे ए है तो लेट से मैं यहाँ पे कह दूंगा यहाँ पे 2 होगा, तो ये सेकंड ऑर्डर है। और अगर इसी तरह क्वेश्चन में एमसीक्यूज यहाँ पे कर लूँ कि अगर यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन जो है तो डबल की, कंसंट्रेशन अगर डबल की तो रेट हमारे पास क्या निकलेगा, तो वही इक्वेशन अभी हमने पढ़ भी लिए, आप फिर पढ़ें कि रेट इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन ए और यहाँ पे क्या है, ये 2 है, तो ये जब आपने डबल की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 4 है, तो 2 टू 4, तो रेट जो होगा, रेट तो वो हमारे पास 4 टाइम्स होगा। बहुत जरूरी क्वेश्चन ये भी है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट जो है तो ये 4 टाइम्स होगा। और इस तरह अगर हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन करें, थर्ड ऑर्डर, तो थर्ड ऑर्डर के लिए हम क्या कहेंगे, लेट सपोज ये रेट है, तो रेट बराबर है कि ये लेट से यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ, 3 है, और यहाँ पे अगर हम कंसंट्रेशन को एमसीक्यूज फिर वही है कि अगर यहाँ कंसंट्रेशन को यहाँ पे डबल करते हैं तो इसका रेट जो होगा तो क्या होगा, तो वही बात है कि रेट इज इक्वल टू, देखें ए और यहाँ पे 3 है, तो रेट आपके पास डबल हुआ, जब डबल हुआ तो ये ए 3, तो ये हमारे पास मतलब 2 3, ये 2 3 2 2 4 4 2 8, तो आपके पास रेट जो होगा तो ये 8 टाइम्स होगा, ठीक है। एक हमारे पास है, एक हमारे पास है सूडो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब होता है, हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक स्पीशी हो और वो किसी सॉल्वेंट में पड़ी हो, ठीक है, तो यहाँ सॉरी, तो यहाँ पर रेट जो होता है तो वो बराबर होगा के कि ये एक स्पीशी होगा और ये हमारे पास H2O यानी वो सॉल्वेंट होगा। तो आपको तो पता है कि सॉल्वेंट हम कहेंगे कि यार इसका तो फिर ऑर्डर क्या निकलेगा, ये 1 हो गया, 1 इसका मिसाल हो गया, तो आप कहें कि यार 1 और 1 को हम ऐड करते हैं तो 1 + 1, तो ये हमारे पास 2 आएगा और रिएक्शन जो होगा तो ये सेकेंड ऑर्डर होगा। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर नहीं आता, क्योंकि जब सॉल्वेंट होता है तो सॉल्वेंट मेरे पास हमेशा कौन सी मिकदार होती है, जो एक्सेस में होती है, और एक्सेस में जो होती है तो इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, कांस्टेंट, और जब कांस्टेंट करते हैं तो इसको क्या हम करते हैं, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, और जब निगलेक्ट करेंगे तो इसके हमारे पास क्या आ जाएगी, इसका जो ऑर्डर हमारे पास आएगा तो इसको हम निगलेक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास सिर्फ 1 ऑर्डर आता है। तो इस तरह के रिएक्शन जो कि आपको दिखाई देते हैं सेकेंड ऑर्डर, लेकिन सॉल्वेंट एक्सेस कांस्टेंट कंसीडर निगलेक्ट करो, तो इस तरह के रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर नहीं बल्कि इनको हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो जो इस पे समझ चुका है हाथ उठाई, शाबाश, हाथ उठाई, ये ईटा में आएगा आपके लिए क्वेश्चन, whenever ये ईटा में आता है कि whenever there is a reaction, the reactant species and the solvent in it, so according to the it is the first order second, इस तरह ऑप्शन आएंगे तो आप इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर का जो है तो इसको आपने नाम देना है, ठीक है। अभी इसके साथ कुछ रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं तो जरा डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ।
और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ जो पहला एमसीक्यूज है तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास क्या होगा, वो एमसीक्यूज हमारे पास ये है, वो एमसीक्यूज हमारे पास ये है कि फॉर केमिकल रिएक्शन, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, कि अगर एक केमिकल रिएक्शन हो और ए से स्पीशीज जो है तो बी बन रही है, तो द रेट ऑफ इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है तो डबल, रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है, ठीक है। और व्हेन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस 4 टाइम, ठीक है, व्हेन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस 4 टाइम्स, जब कंसंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज होता है तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा, नंबर ए 0, नंबर बी 1, नंबर सी 2 और नंबर डी हाफ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसके सोल्यूशन को अगर हम देखें तो सोल्यूशन में तो वाज़े नज़र आ रहा है जो हमारे पास इक्वेशन है कि रेट इज इक्वल टू जो है तो क्या होता है, कंसंट्रेशन के बराबर होता है नहीं, तो ये तो हमें सिंपल पता है, ठीक है। ये जब हमें सिंपल पता है तो इसके ऊपर यहाँ पे जो पावर होते हैं उसको तो हम ऑर्डर कहते हैं, लिहाजा हम क्या कहेंगे कि अभी हमारे पास रेट ऑलरेडी दिया है, रेट हमारे पास कितना है, शाबाश, रेट हमारे पास क्या है, वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ये हमारे पास डबल है, तो इसकी जगह हम 2 लिख लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, और जो हमारे पास कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन जो है तो ये हमारे पास इंक्रीज जो है तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन हमारे पास 4 टाइम्स जो है तो इंक्रीज हो रही है, जब 4 टाइम इंक्रीज होगी तो इसकी जगह 4 आ जाएगा और बाकी n, तो इसका पावर एक्सपोनेंट डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसको इक्वलाइज करने के लिए यहाँ पे 2 कर लेंगे, कुछ नहीं है तो 1 है मिसाल, और यहाँ से इसको तोड़ देंगे तो ये 2 2s है, ठीक है, और बाकी n तो अपने फार्मूले वाला लग जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको इस तरह करते हैं, हमने पढ़ा है कि बेसिस जो है तो क्या हो जाएंगे, यानी ऊपर जो है तो ये इक्वल है, ठीक है ना, हमारे पास ये चीजें भी ऊपर भी इक्वल होंगी, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बराबर होगा 2n के, ठीक है। अभी तो हमें n मालूम करना है ऑर्डर, तो 2 को इधर भी डिवाइड करो, 2 को इधर भी, तो ये कट गया, तो n इज इक्वल टू हमारे पास रह गया 1/2, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा डी हाफ, क्लियर है ना। तो जो इस पे समझ के हाथ उठाए, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, हाँ वो एमसीक्यूज ये प्रैक्टिस बुक्स में अक्सर इससे दिए होते हैं, अक्सर संडे टेस्ट में आपको आ जाएगा ना, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है तो ऑर्डर और इनसे आ जाते हैं। अभी इसके अलावा जो है तो अगर मैं आपको लेट सपोज कुछ क्वेश्चन करूं, एक और एमसीक्यूज में करता हूं, एक और एमसीक्यूज यहाँ पर मैं आपको करता हूं, और एमसीक्यूज ये होगा कि रेट कांस्टेंट जो है के, रेट कांस्टेंट जो है के ऑफ रिएक्शन इज कितना है, ये है 1.75 लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर डॉट पर सेकेंड, ठीक है। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ए हमारे पास आता है फर्स्ट, बी हमारे पास आता है सेकंड, सी हमारे पास आता है थर्ड, और डी हमारे पास आता है 0, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो जो ए के साथ एग्री है वो हाथ उठाएं, के की वैल्यू दी होगी तो ऑर्डर आप कैसे मालूम करेंगे, बी के साथ जो एग्री है वो हाथ उठाएं, बी शरदा बी शरसू के एग्री लास्ट ने कोई खजम लेकिन आमी खलम, नादिया अली सहर सबील और बाकी भाग गए गलत है, निदा निदा सॉरी नादिया नहीं है, निदा है, हाथ नीचे करो, अच्छा ये देखो ना, ये इसमें, अच्छा सी के साथ जो एग्री है वो हाथ उठाएं, इसको कहते हैं रिपीटर की क्लास, हाँ ये देखो ना, ये थर्ड ऑर्डर है, आपको किससे अंदाजा लगाना होगा, इस यूनिट से,
मैंने हफ्ते के दिन आपको यूनिट्स करवा दिए थे, अगर के यूनिट याद हो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने आपको यूनिट करवाया था पर सेकंड है, सेकंड ऑर्डर के लिए करवाया था, और थर्ड ऑर्डर के लिए जो है, सेकंड ऑर्डर के लिए लीटर मोल इनवर्स सेकंड आया था, सेकंड इनवर्स आया था। और इसके लिए जो है तो क्या आया था, शाबाश, लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये थर्ड ऑर्डर के लिए आता है। तो जब भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हो और आपको पता है कि ये ऑर्डर कौन सा है, तो ये जो के का जो यूनिट होता है तो इसको आपने देखना है, और ये वो जीरो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर वाले आपने जो मैंने उस दिन काम किया था इसको याद रखने। तो जबरदस्त, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है तो वो समझ रहे थे, तो उन्होंने थर्ड ऑर्डर किया, और निदा जो है तो आप भी इसको सीख लें इस ट्रिक को, ठीक है ना। तो इस तरह की जो है तो क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन जो है तो यहाँ पे शेयर करूंगा, और वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो एमसीक्यूज क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें, अभी पता चल जाएगा कि अगर मैं लूँ CH3 COO C2, ये मेरे पास कौन है, ये मेरे पास ईस्टर है, और H2O में जो है तो मैंने डाला तो हमारे पास बना CH3 COOH प्लस C2H5OH बन गया, ठीक है। द ऑर्डर of reaction is A, first order, B, second order, C, third order, और D, pseudo first order। ए के साथ जो एग्री हाथ उठाए, बी के साथ जो एग्री, अल्लाह अकबर, तबस्सुम, ये आप क्या कर रही हो, गलत हो गई। फर्स्ट ऑर्डर किस तरह, सेकंड ऑर्डर, हाथ उठाएं, शाबाश। राशकसा साजिद खटक अदा से के साजिद खटक दिस गई, ये साजिद खटक ने ये सोचा कि बस वन इधर है और वन इधर है, और मैं रेट लिख लूंगा तो रेट इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पर आ जाएगा CH3 COO C2H5, ये वन इधर आ गया, और ये H2O का वन ये इधर आ गया, सॉरी ये वन इधर आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसका एक्सपोनेंट जब हम ऐड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ये गलत है भाई, सेकंड ऑर्डर भी ये नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ये H2O एज अ सॉल्वेंट है, और जो सॉल्वेंट होते हैं तो थर्ड ऑर्डर भी नहीं। तो जो डी के साथ एग्री है वो हाथ उठाएं, डी के साथ जो एग्री थे तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। गोरे दिलता वाटर चिकन एज अ सॉल्वेंट दो माता सु तपेल हुए, जब भी वाटर सॉल्वेंट आ जाए तो वो रिएक्शन दिखाई तो सेकंड ऑर्डर देगी, लेकिन वो एक्चुअली होती फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, वो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर होती है, ठीक है। फिर लिखें एक MCQs, शमा इफ्तिखार ने भी हाथ उठाया कि ठीक है, इफ द rate of reaction is, if the rate of reaction is increased 4 times by doubling the concentration, then order of reaction is। अभी तो कोई गलत करे फिर देखो ना मैं आपको किस तरह जो है तो जरा बातें करता हूँ। फर्स्ट, बी, सेकंड, सी थर्ड, और डी नन। चले वोटिंग करते हैं जनाब। ए के साथ कौन एग्री, ए के साथ कौन एग्री, बी के साथ कौन एग्री, वेरी गुड, वेरी
सी के साथ कौन एग्री? सी के साथ कल, अच्छा सी के साथ कोई भी नहीं है, डी के साथ, वेरी गुड, सेकंड ऑर्डर जो है तो ठीक आता है। और वही मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया ना, देखो रेट इज इक्वल टू क्या है, कंसंट्रेशन था ना, और कंसंट्रेशन के ऊपर तो पावर एन होता है। तो अभी देखो रेट कितना हो गया, यहाँ पे पढ़ा हमने कितना है, रेट कितना है, रेट 4 टाइम्स है, इसकी जगह आ जाएगा 4 बस, कुछ भी नहीं तो पावर 1 होगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना, डबलिंग मतलब 2 की है, ठीक है 2 की, जब 2 की है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अभी इक्वलाइज करने के लिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर ले लेंगे, और यहाँ पे जो 2 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, n हो जाएगा। जब n हो जाएगा तो ये देखो, जब बेसिस सेम है तो ये ऊपर पावर भी सेम होगा, तो ये 2 ऊपर से आ गया, और इक्वल टू ये क्या है, n यहाँ से, तो n इज इक्वल टू 2, तो ये सेकंड ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर जो है तो ये निकलता है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ जनरल क्वेश्चन थे, बाकी जो इस तरह तो बहुत हैं, तो आप इस पे जो है तो प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। इसमें नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है, और वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको जो है तो एक बात बता दूं, और वो बात यानी वो जो टॉपिक है तो ये हमारे पास है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, बल्कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी एक टॉपिक है, कोलिजन थ्योरी, ये सारे तीनों टॉपिक आप इसमें इंटरलिंक हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहले जो है तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बहुत जबरदस्त किस्म के एमसीक्यूज इसमें आएंगे। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो है तो नंबर 1 जो इसका पॉइंट है, तो उन्होंने कहा है कि व्हेन फास्ट मॉलिक्यूल अप्रोच ईच अदर, दे जो है तो दे क्या करेंगे, शाबाश, ये ड्यूरिंग कोलिजन जो होंगे तो कोलाइड करेंगे, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा तो मॉलिक्यूल्स का वो जो होगा तो पेनिट्रेट ईच अदर, ठीक है। तो लिखें कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के लिए लिखें कि when fast molecules approach each other, they slow down, वो जब तेजी से आते हैं, जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आ जाते हैं तो वो स्लो हो जाते हैं, ठीक है। और ड्यूरिंग कोलिजन, और यहाँ पे जो हालत होती है वो तो ये बहुत अनस्टेबल हालत होती है, और नैनो सेकेंड्स के अंदर अंदर जो है तो ये कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट जो है तो यहाँ पे जी जनाब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यहाँ पे ये जनाब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यहाँ पे तो हम इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ से 2HI जो है बन गए, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का कुछ कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है, तो ये हमारे पास के नॉट एसोलेटेड अनस्टेबल, इसको हम कहते हैं शॉर्ट लिव्ड स्पीशी, ये हमारे पास शॉर्ट लिव्ड स्पीशी होती है, ठीक है ना। और बहुत ही ज्यादा जो है तो कम टाइम के लिए होती हैं, और सून जो है तो ये कन्वर्ट हो जाती हैं प्रोडक्ट में। तो अभी इसी में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास ये जो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो इसको ज़रा गौर से सुने, ठीक है। इनको सुनने के लिए मैं यहाँ पे आपको लेट सपोज करवाता हूँ नेक्स्ट पेज पे, और वो हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर सीख लें, अगर आगे भी चैप्टर में कॉन्सेप्ट आए तो आपके लिए ये फायदेमंद होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हम क्या कहते हैं कि लोग क्या कहते हैं कि वो मिनिमम एनर्जी
जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी वो एक मिनिमम एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करें, अच्छा नॉट प्रोडक्ट में, क्योंकि प्रोडक्ट में तो फिर वो एक्टिवेशन नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं वो बैरियर बनाऊं ना, ऐसे एक ऐसे होता है और एक जो है तो ऐसे होता है, ठीक है। तो अभी मैं वो बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट होते हैं और यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट होते हैं, और यहाँ पे लेट्स से ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे जो ये एनर्जी जो गैप होती है, अभी मैं बाकायदा ग्राफिक एक्सिस ड्रा करूंगा, ठीक है ना। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो यहाँ पे जो स्पीशी बनेगी तो ये हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, और ये भी मेरे पास यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा। अभी मैं बनाता हूँ, ये डायग्राम प्रॉपर नहीं है, लेकिन सिर्फ डेफिनेशन के लिए मैंने आपको जरा सिंपल सा क्लू दे दिया, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या करूंगा। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये होगी कि मिनिमम यानी वो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जो जरूरत होती है, रिक्वायर्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं बोलना, अच्छा, to the formation of activated complex, और ब्रैकेट में लिख भी लें कि आपको याद हो, नॉट प्रोडक्ट, अच्छा वो तो फिर हीट ऑफ रिएक्शन होती है ना। तो नॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है, तो जब ये पढ़ लें तो यहाँ पे अभी कुछ पॉइंट्स आप नोट में लिख लें। वो नोट पॉइंट क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट बी जीरो फॉर एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो कभी भी नहीं हो सकती। तो फॉर एनी रिएक्शन, जो रिएक्शन भी हो, कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो के बराबर नहीं हो सकती, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कभी भी एक्सोथर्मिक नहीं हो सकती फॉर एनी रिएक्शन। और मैं कहता हूं कि थर्ड पॉइंट में मैं अगर कहूं तो ये होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, एनर्जी जज़ब होती है एक केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, ये हमेशा पॉजिटिव फॉर एनी रिएक्शन होती है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम जब इन 3 पॉइंट्स को एक्टिवेशन एनर्जी में स्टडी करते हैं, तो इसी के साथ हम आगे इसकी डायग्राम्स बनाते हैं। तो डायग्राम्स में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास यहाँ पे हम होगा, किसके लिए होगा, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि हमारे कोर्स में रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए है। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कैसे होंगी, इनके लिए हम कहते हैं कि हमारे पास 2 रिएक्शन है, रिवर्सिबल में भी हमारे पास 2 रिएक्शन होती हैं। एक हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी और एक हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन एक होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो दोनों के लिए अगर इसको देखा जाए, मैं यहाँ पर अगर वो एक्सिस वाला डायग्राम इस तरह बनाऊं यहाँ पे, और अगर यहाँ पे भी मैं उसी तरह डायग्राम बनाऊं, तो अगर आप इसको देखें तो इनके लिए कुछ इस तरह होगा, और अगर इस दूसरे के लिए बनाऊं तो इसके लिए कुछ ऐसे होगा। तो फिर यहाँ पे देखें, ये मेरे पास रिएक्टेंट है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है, इस तरह ये मेरे पास रिएक्टेंट है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी रिएक्टेंट से जो लाइन नीचे जा रही है, रिएक्टेंट से जो ये यहाँ तक, जो इसको कहते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और अगर हम क्या करें, यहाँ से यहाँ तक अगर हम करें तो इसको हम कहते हैं ET, यानी एनर्जी टोटल, ठीक है ना। तो ये मेरे पास एनर्जी टोटल है। इस तरह फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये यहाँ पर है, तो इसको कहता हूँ EP, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होता है। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो अब यहाँ पे 2 ग्राफ्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 ग्राफ्स आते हैं, यहाँ से एक, यहाँ से यहाँ तक
जिसको मैं कहता हूँ EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड EAF, ठीक है। और अगर यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की मैं अगर बात करता हूँ तो ये होता है EA ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास कितने इस ग्राफ में चीजें आ गई हैं? इस ग्राफ में हमारे पास कितनी चीजें आ गई हैं? एंडोथर्मिक में अभी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन के क्या MCQs, एंडोथर्मिक रिएक्शन के MCQs। तो पहला MCQs क्या है? ये देखो ना, ये देखो ना, ये क्या है? ये हमारे पास EP है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा है। तो पहला MCQs, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो होगी तो वो ज्यादा होगी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। ये तो एक MCQs आ गया, ठीक है। दूसरा MCQs अभी क्या होगा? हम इस तरह भी कह सकते हैं कि H जो प्रोडक्ट है यानी एनर्जी एंथैल्पी वो ज्यादा होगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से। ये भी ईटा में कभी कभी वही बात है एनर्जी या एंथैल्पी की अगर हम बात करें, ठीक है। लेकिन तीसरे पे अगर हम आए, तीसरा पॉइंट तो वो भी देखें अभी एंडोथर्म के लिए यानी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इतनी है और रिवर्स के लिए प्रोडक्ट तो इधर पड़ा हुआ है ये इतना है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे कि EA जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ज्यादा होगा EA रिवर्स रिएक्शन से। तो ये ईटा के लिए बहुत ही जरूरी पॉइंट्स हैं कि आप सीख लें, ठीक है। लेकिन अगर इसके कंट्रास्ट में मैं यहीं पर ही आपको ये ड्रा करता हूं और ये हमारे पास क्या होंगे, शाबाश, ये मेरे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। मैं कहता हूँ कि एक ही पेज पे आपके लिए आ जाए तो अभी खुद देखें, शाबाश। फिर मैं क्या कहता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक तो ये तो मेरे पास E टोटल हुई, ये E टोटल हुई। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूं तो ये मेरे पास क्या हुई, एनर्जी या HR हुई या एनर्जी ऑफ R हुई। और ये मेरे पास, सॉरी, ये तो मेरे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है तो EP हुई, ठीक है। इस तरह अभी अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक तो ये EA फॉरवर्ड हुई और यहाँ से यहाँ तक ये जो है तो ये हमारे पास EA रिवर्स हुई, ठीक है ना, EA रिवर्स हुई। तो इस बुनियाद पर अभी मैं यही पॉइंट अगर मैं दोहराऊं तो क्या कहूंगा, इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, इसमें इस मर्तबा EP जो है कम होगा और ER ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस मर्तबा EP जो है वो कम है और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है। अगर मैं इसको दूसरे पॉइंट में इस तरह कहूँ कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो है तो वो कम है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से, और तीसरे पॉइंट में अगर मैं कहूं तो इसके लिए ये जो पॉइंट है ये तो ये इसको उलट हो जाएगा, इसमें EA जो फॉरवर्ड है तो वो कम है और EA रिवर्स जो है तो ये इससे ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये आपके पास कुल मिलाकर अगर एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम आए कि एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इनमें कौन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा होगी रिवर्स से, या तो आप तो इसको आप जवाब देंगे कि ये डिपेंड करता है हमारे रिएक्शन पर कि आया रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, और इन ग्राफ को जरा आप स्टडी करेंगे। तो जो इस पे समझ चुका है हाथ उठा ले, शाबाश। द स्टूडेंट्स हु अंडरस्टैंड, हाँ ये बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर ये चीजें एंथैल्पी ये चैप्टर 11 में भी फिर आगे थोड़ी आएंगी, तो इसलिए आप यहीं से भी इसको समझ जाएं तो आपका यहाँ पे टॉपिक भी कवर हो गया और वहां के लिए भी आपको आसानी होगी, ठीक है ना। तो बहुत ये जरूरी है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। इस तरह अगर मैं आपको एक और बात करूं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पर हमारे पास दो केसेस आती हैं। एक हमारे पास जनरल केस है जिसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट डिपेंडेंसी, और एक होता है एक्यूरेट डिपेंडेंसी। एक होता है अप्रोक्सीमेट डिपेंडेंसी। यार आप क्या खोला हुई करें यार ऐसी नहीं, लेकिन यो दी स्क्रीन ने तुमरा गरमाइश रोजी देखना
अच्छा, बहुत ज्यादा गर्मी है आज यहाँ पर, बहुत ज्यादा गर्मी है। अच्छा, तो अप्रोक्सीमेट डिपेंडेंसी और एक हमारे पास है एक्यूरेट डिपेंडेंसी। एक हमारे पास होता है एक्यूरेट डिपेंडेंसी, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट डिपेंडेंसी और एक्यूरेट डिपेंडेंसी को हम जनरली डिस्कस करते हैं, और इनको अगर देखें तो हम नॉर्मल बात करेंगे। हम नॉर्मल बात करेंगे, और नॉर्मल बात हमारे पास ये है, नॉर्मल बात हमारे पास ये है कि अगर अप्रोक्सीमेट की बात करते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा करें तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास जर्नल अगर हम बात करें तो इससे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है तो वो ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर? और इससे जो है तो कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट भी ज़्यादा होगा, यानी एक टेम्परेचर ज़्यादा करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा और हमारे पास कांस्टेंट भी, रेट कांस्टेंट भी ज़्यादा। तो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं, इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि होता इसमें क्या है। तो अप्रोक्सीमेट डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि अगर आप, ये एमसीक्यूज में ज़्यादा है कि इफ़ 10 डिग्री मैं टेम्परेचर को राइज करता हूँ, इफ़ 10 डिग्री टेम्परेचर राइज, तो रेट इसके साथ जो होगा तो वो भी ज़्यादा होगा। हमने यहाँ पे पढ़ा, तो रेट जो होगा तो ये डबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट अपने साथ अप्रोक्सीमेट इन्होंने एक अंदाज़ा लगाया और उसके मुताबिक इन्होंने ये बात की है, ठीक है। इस तरह अगर एक्यूरेट डिपेंडेंसी की बात करें तो एक्यूरेट डिपेंडेंसी जो है तो वो हमें अर्हीनियस इक्वेशन जो है तो शो करता है, ठीक है। अर्हीनियस इक्वेशन शो करता है, ठीक है। तो इसके लिए ये लिखें कि शोन बाय अर्हीनियस इक्वेशन। तो अर्हीनियस रिएक्शन भी अगर कोई ईटा में आ जाए कि अर्हीनियस इक्वेशन आपको किस चीज के दरमियान रिलेशन बताता है, आपके कोर्स का नहीं है लेकिन याद रख लो कि ये टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान एक्यूरेट बताता है, ठीक है। और इसकी जो इक्वेशन हमारे पास है तो ये हमारे पास है के ए ई माइनस ई ए बाई आर टी, ये वो इक्वेशन है, ठीक है। तो सिंपल इसमें ये नहीं है कि आप इसको प्रूव करें, इसमें से न्यूमेरिकल इस पे करें, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि ये ए फ्रीक्वेंसी और अर्हीनियस और कॉफ जो है तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर कांस्टेंट है, और ई जो है तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। ये बहुत बातें हैं, इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखें, आप सिर्फ इतना याद रखें कि अगर आप अर्हीनियस इक्वेशन हमें टीच करता है, हमें बताता है इस इक्वेशन से या ईटा में अगर आ जाए कि ये इक्वेशन क्या जाहिर करती है, तो ये एक्यूरेट डिपेंडेंसी टेम्परेचर और रेट और अप्रोक्सीमेटली बात जो ये कही है तो ये अपने पास याद रखनी है आपको, ठीक है। इसके बाद जब हम ये जनरल बातें कर लें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कोलिजन थ्योरी। हमारे पास आ जाती है कोलिजन थ्योरी, और कोलिजन थ्योरी आपको पता है इन्होंने कहा है कि कोलिजन थ्योरी के लिए क्या होना ज़रूरी है। तो मैं एमसीक्यूज में आपको बता रहा हूँ कोलिजन थ्योरी के, ये तो सिंपल थ्योरेटिकल टॉपिक है लेकिन एमसीक्यूज में बताऊंगा। एमसीक्यूज ये कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है और इसमें हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है, हमारे पास जो है ये कंटेनर कितना है, ये कंटेनर हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml है, ठीक है। और इसका अगर टी इसमें 1 सेकेंड गुजर जाए तो इनमें नंबर ऑफ कोलिजन्स जो होंगी तो वो कितनी होंगी, तो ये है 10 टू द पावर 27। ये ईटा के लिए आपको याद रखना है। और अगर आपको एक कंटेनर यहाँ दिया जाए तो यहाँ पे एक कंटेनर है, वो जो है तो वो हमारे पास होता है 1 लीटर कंटेनर होता है। 1 लीटर कंटेनर को हम 1 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर भी बोलते हैं। तो 1 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर है, और इसको अगर टाइम दिया जाए 1 सेकेंड का तो ये तो ईटा में आएंगी क्योंकि ये आपके बुक का टॉपिक है। तो इसमें जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगी तो ये कितनी होती है, तो 1 लीटर में तो डेफिनेटली पार्टिकल ज्यादा होंगे, 1 ml छोटा होता है, 1 लीटर ज्यादा बड़ा होता है, तो इसमें पार्टिकल भी ज्यादा होंगे। तो इसके लिए जवाब लिख लें 10 टू दी पावर 32 कोलिजन्स। ये दोनों आप अपने लिए एमसीक्यूज में याद कर लें।
ये कोलिजन थ्योरी कहती है। ये प्रैक्टिकली इन्होंने कहा है कि 1 ml में 10⁻27 और 10⁻32 कोलिजन जो होंगी तो वो होंगी। दोनों एमसीक्यूज ईटा के लिए जो है तो ये पॉइंट्स जरूरी हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ बातें ये बता रहा है कि अगर इतनी ज़्यादा कोलिजन हो रही हैं, अगर ज़्यादा कोलिजन हो रही हैं तो इससे क्या होगा। अगर हम कहते हैं कि रिएक्शन तो फिर बहुत जल्दी कंप्लीट होना चाहिए, तो हम यहाँ पर नोट में लिखते हैं कि कोलिजन इज टू मच, कोलिजन टू मच। लेकिन फिर रीजन लिखेंगे बट all collision does not convert reactant into product। ठीक है, तो तमाम नहीं करती, इसलिए तो जल्दी रिएक्शन जल्दी नहीं होता। तो हम क्या कहेंगे कि ओनली इफेक्टिव कोलिजन is responsible for conversion of reactant into product। तो सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन जो है तो वो रिएक्टेंट जो है तो कन्वर्जन के लिए जरूरी हैं। ठीक है, अभी फॉर इफेक्टिव कोलिजन जो होगी तो उनके लिए क्या जरूरी है, तो यहाँ पे एमसीक्यूज पॉइंट में लिख लें कि फॉर इफेक्टिव कोलिजन, अगर इफेक्टिव कोलिजन हो तो फॉर इफेक्टिव कोलिजन तो पहले क्या है, पहले हेड ऑन कोलिजन होनी चाहिए। इट मस्ट बी हेड ऑन कोलिजन, या हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो तब वो इफेक्टिव कोलिजन होगी। ठीक है, और अगर दूसरा पॉइंट हम लिखें तो दूसरी लिखें कि प्रॉपर क्या EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी भी हो, क्योंकि आपके साथ प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी ना हो कोलिजन के वक्त तो तब भी ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कुछ कोलिजन थ्योरीज के बारे में मालूमात हुई। इस तरह हमारे पास फिर कैटालिसिस हैं, तो कैटालिसिस वो रिएक्शन जो कैटलाइज्ड होते हैं कैटलिस्ट पे, होमोजीनियस कैटालिसिस जब एक फेज हो, हेट्रोजीनियस जब मुख्तलिफ फेजेस हों, और एंजाइम कैटालिसिस जो लिविंग में रिएक्शन हो यानी एंजाइम्स की मौजूदगी में। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल जो है तो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में जो है तो कुछ नॉलेज हुई। इसके साथ अगर हम देखें तो इसमें भी वो एमसीक्यूज तो सब में है, लेकिन इसके एमसीक्यूज जो है तो कदरे आसान है, और मैंने जो एक्टिवेशन एनर्जी वाला पॉइंट किया ना तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको आपने बहुत गौर से पढ़ना है। और फिर ये जो मैंने आपको फिर आखिर में की कि नंबर ऑफ कोलिजन्स जो हैं तो 1 ml में कितना होता है और 1 लीटर में कितना होता है, तो ये भी एमसीक्यूज के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ठीक है ना, तो बस इन चीज़ों को इंशाल्लाह आप देखें, उम्मीद करता हूँ कि इससे इंशाल्लाह आपके आंसर्स निकलेंगे। नेक्स्ट जो है तो कल हम काम करेंगे। किसी का क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ